नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है मानसिक तनाव। आज का मनुष्य आधुनिक जीवन शैली के परिवेश में विभिन्न प्रकार की पारिवारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक समस्याओं से जूझ रहा है। क्योंकि उसके जीवन के उद्देश्य अर्थोपार्जन व सांसारिक विषय भोग तक ही सीमित रहकर सिमट गए हैं, मनुष्य अल्पावधि में ही उचित अनुचित माध्यमों को अपनाकर जीवन की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहता है। जब मनुष्य की इच्छाएं उसके शारीरिक व मानसिक सामर्थ्य से उच्चता को प्राप्त हो जाती है तथा नकारात्मक मानसिक संवेग उसकी मानसिक शक्ति को क्षीण कर देते हैं, तो मनुष्य का शरीर व मन नकारात्मक रूप से प्रभावित होकर तनावग्रस्त हो जाता है। दीर्घावधि रूपी मानसिक तनाव विभिन्न प्रकार के मनोकायिक व्याधियों को भी उत्पन्न करता है। अतः मानसिक तनाव को समझना, पहचानना तथा निराकरण हेतु कारणों से अवगत होना आवश्यक हो जाता है। यौगिक संसाधन व संयमित जीवन शैली शरीर व मन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर तनाव के नकारात्मक प्रभावों को प्रतिकारित करने में सक्षम होते हैं तथा यौगिक संसाधनों का नियम अभ्यास मानसिक तनाव के उपचार के बाद भी मानसिक तनाव के प्रति प्रतिरोधात्मक शक्ति विकसित करने में भी सहायक होता है। अब हम मानसिक तनाव के लक्षणों के बारे में जानेंगे। तो पहला लक्षण है हाथ पैर कांपना, पसीना आना, बेचैनी व व्याकुल होना, हृदय की धड़कन बढ़ना, उच्च रक्तचाप होना, गला सूखना, श्वास की गति तेज होना, बार बार मलमूत्र का वेग होना, गर्दन, कंधे, कमर व सिर में दर्द होना, अंगुलियों का ठंडा होना, चिड़चिड़ापन एवं क्रोध, अनिद्रा, नींद का बार बार टूटना, असुरक्षा की भावना, चिंतित रहना, एकांतवास की इच्छा, चक्कर आना व बेहोश होना, आकारण क्रोध आना, अवसाद में रहना, एकाग्रता का अभाव, नशों में संलिप्त होने की कोशिश, समय खराब करना या काम टालना, नाखून चबाना, नकारात्मक सोच, अनिष्ट की आकांक्षा बने रहना, भयभीत रहना, याददाश्त कमजोर होना, सामाजिक, पारिवारिक व व्यावसायिक कार्यों में रुचि न लेना, बैठे बैठे घुटनों पर पैर हिलाना, बार बार उत्तेजक पदार्थ चाय कॉफ़ी लेना, बातचीत करते समय जल्दी जल्दी पलकें झपकाना। अब हम इसके कुछ कारण जान लेते हैं, जैसे इच्छा अनुसार कार्य ना होना, असंतोष रूपी मानसिक स्थिति होना, हड़बड़ी में रहना, तीव्र प्रतिस्पर्धा का भाव, धन पद मान प्राप्ति की तीव्र इच्छा का पूर्ण न होना, परिवार में कलह कष्ट बने रहना, असाध्य व दीर्घावधि रूपी शारीरिक बीमारियों से अस्वस्थ रहना, सामर्थ्य से अधिक कार्य का उत्तरदायित्व वहन करना, प्रियजन द्वारा धोखा देना, व्यवसाय में घाटा होना, नौकरी में अधिकारी द्वारा प्रताड़ना होना, अनैतिक आचरण का भय होना, नए स्थान पर समायोजित न हो पाना, क्रोध, चिंता, भय आदि नकारात्मक विचारों का प्रधानत्व होना, शरीर के में नवीन जैविक रासायनिक परिवर्तन होना, असफलता का भय होना, बेरोजगारी की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा करना, गैर कानूनी काम धंधा करना, अत्यधिक भावुक होना, रूखे स्वभाव वाला साथी होना और कार्यस्थल पर शोर शराबे वाला माहौल होना, अधीनस्थ काम करने वाले अयोग्य होना, अपमान, तिरस्कार व नाराजगी, ऐसे कई सारे इसके कारण हैं। अब हम इसकी सैद्धांतिक योग चिकित्सा के बारे में जानेंगे। मानसिक तनाव की यौगिक चिकित्सा दो उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही प्रभावशाली ढंग से की जा सकती है। प्रथम उद्देश्य यह होता है कि मानसिक तनाव के परिणाम स्वरूप शरीर पर हुए शारीरिक क्रियात्मक दुष्प्रभावों को भलीभांति प्रतिकारित किया जाए। दूसरा यह भी ध्यान रखना होता है मानसिक तनाव के दुष्प्रभावों की तीव्रता में वृद्धि ना हो तथा शरीर में इसके दुष्परिणामों से भविष्य में बचाव हो सके। इन्हीं उद्देश्यों के संदर्भ में तथा द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाठ में हमने योग से चिकित्सा के सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में मानसिक तनाव हेतु हमने यौगिक चिकित्सा
के कुछ चरण बताए हैं। जैसे कि पहला चरण इसमें है आचरण संबंधी नियमावली। तो मानसिक तनाव में यौगिक चिकित्सा है तो आचरण संबंधी नियमावली के कुछ उद्देश्य है, जैसे कि नकारात्मक भावनाओं के संवेगों आवेशों को संयमित करने हेतु, मानसिक तनाव के दुष्प्रभावों को प्रतिकार करने हेतु, मानसिक तनाव व इसके दुष्प्रभावों की वृद्धि को रोकने हेतु। इन तीन मुख्य उद्देश्य के लिए आचरण संबंधी नियमावली अत्यंत आवश्यक है। जैसे अष्टांग योग में वर्णित अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि सामाजिक नियम तथा शौच, संतोष, तप इत्यादि व्यक्तिगत नियम मानसिक, वाचिक व कार्मिक स्तर पर 100% मात्रा में जागरूक होकर पालन करना चाहिए, जिससे उचित व सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण विकसित होकर नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण हो सके। रोगी को नशीले पदार्थों जैसे मदिरापान, धूम्रपान, तंबाकू, चरस, गांजा, अफीम इत्यादि के सेवन से बचने के संसाधन अपनाने चाहिए, जिससे शारीरिक व मानसिक बल, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय रूपी गुणों में कमी न हो। अपनी सामर्थ्य अनुसार रोगी को चाहिए कि वह आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, व्यावसायिक आदि समस्याओं को अपने शरीर, मन, बुद्धि आदि के बल व सामर्थ्यानुसार सुलझाए। विभिन्न प्रकार की समस्याओं का हल ढूंढने हेतु परिवार के बड़े सदस्यों, मित्रों, सहयोगियों, कार्यालय के अधिकारियों आदि से सकारात्मक सामंजस्य व समन्वय बैठाकर हल करे। पूर्ण सहयोग न मिलने पर ईश्वर के प्रति शरणागत होकर निष्काम भाव से कर्मों में तत्पर हो जाए। जीवन में अपने शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक स्तर से अधिक महत्वाकांक्षी होकर अल्पावधि के अंतर्गत उच्च आकांक्षाएं निर्धारित न करे। पारिवारिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्तर पर सामर्थ्य से अधिक कार्यों का उत्तरदायित्व वहन न करे। गैरकानूनी व अनैतिक आचरणों से पारिवारिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्तर पर बचे। ईश्वर में श्रद्धा, आसक्ति, समर्पित भाव रखते हुए नित्य प्रतिदिन पूजा, अर्चना, उपासना करना चाहिए, जिससे अहंकार वृत्तियां प्रतिकारित होकर नष्ट होने में सहायता मिले और रोगी अपने नित्य कर्मों को निष्काम भाव से पूर्ण करे। अधिक काम लोलुपता व स्त्री सहवास से बचे, जिससे शारीरिक व मानसिक बल संचित रहे। अब हम दूसरे चरण के बारे में जानेंगे। दूसरा चरण है षटकर्मीय चिकित्सा। मानसिक तनाव से जठराग्नि या पाचक अग्नि विकृत होकर अजीर्ण, अपच, अम्लता, कब्ज इत्यादि रोगों को उत्पन्न करती है, अर्थात शरीरस्थ वात, पित्त, कफ तीनों शारीरिक दोष प्रभावित होते हैं। चूँकि व्याधि की उत्पत्ति में मन प्रमुख कारण होता है, अतः वात दोष अत्यधिक कुपित होकर विषमता को प्राप्त होता है। शरीरस्थ पित्त दोष भी न्यूनता की स्थिति को प्राप्त होकर पाचक क्रिया को अवरुद्ध कर धातु निर्माण की प्रक्रिया को निष्क्रिय करता है। वात पित्त के विकृति के साथ साथ कफ को भी दूषित होकर प्रकोप को प्राप्त होता है। अतः इन दोषों की विषमता के निराकरण हेतु कुछ षटकर्म हम जान लेते हैं, जैसे कि मंदाग्नि व कफ की अधिकता को दूर करने हेतु वमन धौती, बाघी क्रिया, वस्त्र धौती, गजकरणी यह सप्ताह में 2 बार करना चाहिए। संघ प्रक्षालन तीनों दोषों की विकृति दूर करने हेतु है तो महीने में 1 बार करना है। जल बस्ती सप्ताह में 1 बार कर सकते हैं, जो वात दोषों की अधिकता को दूर करने हेतु कार्य में आता है। जल नीति, सूत्र नीति प्राणायाम की तैयारी व स्वर प्रवाह संतुलन करने हेतु कर सकते हैं। नौली व अग्निसार धौती जठराग्नि की वृद्धि हेतु कर सकते हैं। त्राटक मन की एकाग्रता हेतु। कपालभाति श्वसन तंत्र के शोधन कर तनाव से उत्पन्न अनियमित व कठिनाई युक्त श्वास प्रक्रिया को ठीक करने हेतु। अब तीसरा चरण है आसनीय चिकित्सा। आसनीय चिकित्सा में सबसे पहले ऐच्छिक व अनैच्छिक मांसपेशियों की जो तान होती है वो ठीक करने का सिद्धांत है। हम इसके पहले कुछ सिद्धांत जान लेते हैं आसनीय चिकित्सा के, फिर उसके बाद किस प्रकार हम चिकित्सा कर सकते हैं वह जानेंगे। तो पहला है ऐच्छिक व अनैच्छिक मांसपेशियों की तान ठीक करने का सिद्धांत। दूसरा है जठराग्नि वृद्धि के सिद्धांत। तीसरा है शारीरिक थकावट दूर करने का सिद्धांत।
चौथा है मानसिक थकावट दूर करने का सिद्धांत। पांचवा है शिथिलीकरण का सिद्धांत। अब हम उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार हम शरीर अनुकूल अभ्यास व अर्ध स्थिति के अभ्यास समुचित रूप से हम कर सकते हैं उससे जानते हैं। तो पहला है सूर्य नमस्कार, जिसके 5 से 7 क्रम करने हैं। सर्वांगासन है, विपरीत करणी आसन है, हलासन, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तानासन, योग मुद्रासन, मत्स्यासन, धनुरासन, चक्रासन, उष्ट्रासन, पद्मासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, शवासन, मकरासन, बालासन, वज्रासन आदि प्रकार के हम आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। चौथा चरण है वह है प्राणायामीय चिकित्सा का। तो प्राणायामी चिकित्सा के लिए यहाँ पे हम पहले कुछ उद्देश्य जान लेते हैं, सिद्धांत जान लेते हैं, उसके बाद हमें किस प्रकार के प्राणायाम करने हैं वह जानेंगे। तो सिद्धांत के अनुसार जो है वह है वात दोष की विकृति को दूर करने के लिए। तो वात दोष की प्रकृति को दूर करने के लिए हम सूर्य भेदन प्राणायाम कर सकते हैं। मन की चंचलता को दूर करने के लिए हम भ्रामरी भस्त्रिका नाड़ी शोधन कर सकते हैं। जठराग्नि की वृद्धि में सहायता पहुंचाने के लिए हम जैसे सूर्य भेदन उज्जयी भस्त्रिका कर सकते हैं। अब हम 5वें चरण के बारे में जानेंगे, जो है मुद्रा एवं बंध चिकित्सा। मानसिक तनाव के निराकरण हेतु मुद्रा एवं बंध का अभ्यास भी लाभप्रद संसाधन का योगदान करता है। जो मुद्रा बंध के अभ्यास शरीर की जठराग्नि को प्रज्वलित कर धातुओं का पोषण करे, अतः अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्य प्रणाली को संतुलित करे तथा सारे शरीर के प्राण संचार की अवरुद्धता दूर कर शरीर में नई स्फूर्ति एवं उमंग लाए, उन्हें उपचार हेतु उचित मानकर अभ्यासित करना चाहिए। अब हम इसमें कुछ बंद या मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कि उड्डयन बंध, जालंधर बंध हो गया, महाबंध हो गया, महामुद्रा हो गया, विपरीत करणी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, शक्ति चालिनी मुद्रा है, प्राण मुद्रा है, अपान वायु मुद्रा है, वायु मुद्रा है। अब हम जानेंगे 6वां चरण, वह है शिथिलीकरण व ध्यान का चरण। योग के शिथिलीकरण अभ्यास व ध्यान प्रक्रिया एक अति आवश्यक योग संसाधन माने जाते हैं, जिनसे मानसिक तनाव का प्रमुख कारण मन की चंचलता को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है तथा मन की एकाग्रता पहुंचने पर शरीर में अपचय की मात्रा में न्यूनता आकर शारीरिक व मानसिक विश्राम की स्थिति प्राप्ति होती है। मानसिक तनाव के नकारात्मक प्रभाव जैसे बढ़ी हुई हृदय दर, श्वसन दर, नब्ज दर, बढ़ा हुआ रक्तचाप, अनियमित व कठिनाई युक्त श्वास, संकुचित त्वचा इत्यादि सामान्य होकर अपनी प्राकृतिक अवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं। अब इन सभी अभ्यासों को 15 से 45 मिनट तक करना चाहिए, जैसे प्राण धारणा, अजपाजप, योग निद्रा, अंतःत्राटक इत्यादि। अब ध्यान की जो प्रक्रिया है वह है प्रेक्षा ध्यान, भावातीत ध्यान, मंत्र जप ध्यान, इष्ट देव ध्यान आदि। अब हम अंतिम और 7वें चरण के बारे में जानेंगे, जो है आहार्य चिकित्सा से जुड़ा हुआ। मानसिक तनाव के उपचार हेतु आहार संबंधी नियमावली तथा पथ्य अपथ्य आधारित आहार्य निर्देशों का पालन करना अत्यंत ही आवश्यक है। तो अब हम जानेंगे कि हमें किस प्रकार आहारों का सेवन करना चाहिए। तो मानसिक तनाव के परिणाम स्वरूप शरीर में जो विकृति आ जाती है, जैसे कि विकृत चयापचय की स्थिति हो जाती है, उसको प्रतिकारित करने हेतु संतुलित आहार ग्रहण करने पर विशेष बल देना चाहिए। रेशेदार भोजन, सब्जियां, फल, रसाहार, अपक्वाहार, अंकुरित आहार आदि का समावेश अवश्य करें। अब इसमें जिसमें खनिज, लवण व विटामिन की क्षतिपूर्ति हो सके और पाचक अग्नि अनुसार मिताहारी बने। मानसिक तनाव के परिणाम स्वरूप मंदाग्नि व कब्ज की साधारणतः शिकायत होती है, अतः भोजन में गरिष्ठ व कब्जीय पदार्थ अत्यधिक मात्रा में ग्रहण ना करें। उचित मात्रा में जल का ग्रहण करना आवश्यक है। नियमित व शांतचित होकर एकांत में भोजन करना चाहिए। भोजन ग्रहण करने की अवधि में नकारात्मक आवेशों को न आने दें। भोजन में रुक्ष द्रव्यों का सेवन ना करें। नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। अनावश्यक दर्द निवारक गोलियां
स्टेरॉइड्स, गर्भ निरोधक गोलियां, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें। तनाव की स्थिति में अत्यधिक चाय, कॉफ़ी, धूम्रपान, मदिरापान आदि व्यसनों से बचना है। अब हम कुछ अपथ्य और पथ्य आहारों के बारे में जान लेते हैं। तो अपथ्य आहार है गरिष्ठ भोजन, जैसे पूरी, भटूरे, समोसे, कचौरी। मैदा युक्त तो पिज़्ज़ा है, नूडल्स है, बर्गर है, ये ना खाएं। कब्ज कारक जो पदार्थ है जैसे उड़द है, राजमा, भिंडी, ये ना करें। मांसाहार ना करें, अंडे, मछली, मसालेदार, अति उष्ण। अब पथ्य आहार में जो बताया गया है, तो सात्विक आहार जो सुपाच्य हो उसे नियमित और समय अनुसार लेना है, जैसे गाजर, पत्ता गोभी, बथुआ, तोरी, टिंडा, ककड़ी, खीरा, मूली, सलजम, मेथी, पालक, मटर, बैगन, अदरक, आलू, अजवाइन, हींग, तिफला, सौंफ, इलायची, अनार, सेब, पपीता, अमरूद, तरबूज, खरबूज, आम, अंजीर, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश इत्यादि हम पथ्य आहार भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे मानसिक तनाव से जुड़ी हुई